राम राम। आज हम महासागरीय जल की लवणता टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ये सब नोट्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो बेसिकली हम कहते किसे हैं लवणता, तो इसका परिकलन 1000 ग्राम, जैसे कि 1 किलोग्राम भी कहते हैं, समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के द्वारा इसका परिकलन किया जाता है ना। और इसे प्रायः प्रति 1000 भाग, ये इसका सिंबल हो गया, या पीपीटी के रूप में व्यक्त करते हैं। उसके प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो फर्स्ट हो गया वाष्पीकरण एवं वर्षण हो गया, सेकंड हो गया नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल द्वारा, तीसरा है बर्फ़ के जमने पिघलने से, चौथा है पवन द्वारा जल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करके, और पांचवा है महासागरीय धारा, और छठा है तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित, इनमें थोड़ा सा बदलाव तो लवणता में परिवर्तन। इस तरीके से 6 कारक हो गए। कौन कौन से कारक है एक बार पुनः देख लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागर की लवणता को प्रभावित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ऑप्शन में आएगा 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3, 4, 5, केवल 2, 3, 4, 5, केवल 2, 5, केवल 3, 4, इस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है। तो प्रभावित करने वाले कार्य के बारे में पुनः देख लीजिए। तो सीधी सी बात है, वाष्पीकरण एवं वर्षण, सेकंड है नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल द्वारा, तीसरा बर्फ़ के जमने या पिघलने के द्वारा, चौथा महासागरीय धारा द्वारा, पांचवा है पवन द्वारा जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करके, और छठवा है तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित, इनमें थोड़ा सा बदलाव आने से लवणता में परिवर्तन आ जाता है ना। और हम इसके वितरण की बात करते हैं, है ना। तो क्षैतिज वितरण पहले हम, और ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज ये होता है, ये हॉरिजेंटली है ना, जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हो, और ऊर्ध्वाधर ये होगा वर्टिकली। तो क्षैतिज वितरण के बारे में बात करते हैं। तो खुले जल में लवणता 33 से 37% है। पूरा फैक्ट एनसीईआरटी के है ना। और चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में लवणता है 41, मतलब इसका सिंबल परसेंट नहीं है, सॉरी, इसका ये सिंबल है पीपी। इसके सिंबल को हम किससे, पीपीटी से व्यक्त करते हैं। और आर्कटिक एवं ज्वार नदमुखीय 0 to 35, गर्म और शुष्क प्रदेश होते हैं, तो वहाँ पे क्या वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लवणता मिलती है 70, है ना। अब हम प्रशांत महासागरीय वाले एरिया की बात करते हैं। तो नक्शे के आधार पे थोड़ा देख लो, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रशांत महासागर में लवणता में भिन्नता होती है। आकार क्यों होती है, आकार एवं क्षेत्रीय विस्तार के कारण। और उत्तरी गोलार्ध में 35 में से कम होकर 31 तक हो जाना है ना। आर्कटिक क्षेत्र में, इसका कारण ये है, आर्कटिक क्षेत्र में पिघला हुआ जल के कारण। और 15 से 20 डिग्री साउथ अक्षांश में 33 तक घटना है ना। अटलांटिक में औसत लवणता 36 हो गया। उच्च लवणता 15 से 20 अक्षांश के बीच। मतलब ये एक्चुअली फैक्ट है, जो इसको हमको इस नक्शे के आधार पे मतलब थोड़ा देखना होता है वर्बली, मतलब थोड़ा, सॉरी, हमको मैप के आधार पे हमको थोड़ा ध्यान में रखना होता है। कई बार क्वेश्चन बन जाए तो बन भी जाए। फिर इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है उत्तरी सागर। तो इसमें क्या होता है, लवणता क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के चलते इसमें लवणता ज़्यादा है इस यहाँ की। सेकंड है बाल्टिक सागर, ये भी इसके उत्तरी सागर के पास ही स्थित है, तो यहाँ लवणता कम है, क्योंकि इसमें क्या है, कई नदियाँ इसमें प्रवेश कर रही हैं। तीसरा यह है भूमध्य सागर, क्यों भूमध्य सागर में लवणता ज़्यादा, क्योंकि वाष्पीकरण की दर ज़्यादा।
और नेक्स्ट है ब्लैक सी, तो यहाँ पे लवणता कम है क्योंकि वही नदियों के ताज़े जल के कारण। तो इस तरीके से नदी के ताज़े जल के कारण हो या फिर वाष्पीकरण के कारण हो, इस तरीके से लवणता प्रभावित हो रही है। तो हमें ये थोड़ा बहुत फैक्ट, मोटे मोटे कंसेप्ट पे फोकस कर लेना चाहिए। अब हम हिंद महासागर बात कर लेते हैं। अभी औसत लवणता 35 है। क्या बंगाल की खाड़ी में तो क्या लवणता कम है? तो रीज़न क्या है? गंगा नदी के जल के मिलने के मतलब गंगा नदी के जल यहाँ पे मिलता है, बंगाल खाड़ी में तो गिरता है गंगा नदी जाके लास्ट में। तो इसके चलते यहाँ की लवणता क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। लेकिन वहीं पे अरब सागर में लवणता ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे क्या है? उच्च वाष्पीकरण एवं ताज़े जल की कम प्राप्ति, इस वजह से वहाँ की लवणता एज कम्पेयर टू बंगाल खाड़ी ज़्यादा है अरब सागर में, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब हम इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो गहराई के साथ ओबियस लवणता में परिवर्तन हो जाता है। सतह पर लवणता ज़्यादा रहती है। रीजन क्या है? जल के बर्फ़ या वाष्प के रूप में परिवर्तन होने से, जल के बर्फ़ या वाष्प के रूप में परिवर्तन होने से, है ना, जल की यहाँ की लवणता सतह की मतलब ज़्यादा रहती है। और सतह की लवणता कम किस केस में हो जाती है? ताज़े जल के मिलने से। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, ठीक है। और गहराई में लवणता क्या है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। तो रीज़न क्या है? वहाँ पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। इस वजह से क्या होता है? वहाँ की कांस्टेंट रहती है लवणता। अब महासागर के सतही क्षेत्रों में गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में क्या अंतर होता है ना। कम लवण वाला जल उच्च लवणता में घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। इसे लवणता का स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित, तो ऑब्वियस है। तो नीचे तो क्या मतलब यहाँ पे क्या होगा? नीचे उच्च लवण वाला हो जाएगा और उसके ऊपर कम लवण वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से लवणता का स्थिरीकरण हो गया। और लवणता सामान्यतः गहराई के साथ वृद्धि होती है। इसे हम हेलोक्लाइन क्षेत्र, मतलब क्या हेलोक्लाइन क्षेत्र कह देते हैं, क्योंकि जहाँ पे है ना लवणता की तीव्रता से बढ़ती है ना, तो उस क्षेत्र को हेलोक्लाइन क्षेत्र कह देते हैं ना। तो ये फैक्ट हो गया कि हेलोक्लाइन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जहाँ पर लवणता तीव्रता से बढ़ती है उस क्षेत्र को हेलोक्लाइन क्षेत्र कह देते हैं। और यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री लवणता घनत्व को बढ़ा देती है ना। अगर अन्य कारक स्थिर रहें तो अब क्या केस होता है? उसकी लवणता मतलब इसको भी बढ़ा देती है, घनत्व को भी इंक्रीज कर देती है। अब एक फैक्ट ये भी है छोटा सा कि समुद्री जल में घुले हुए नमक, प्रति किलोग्राम जल में नमक का ग्राम कितना है? तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन घुला रहता है, 18.97% सर्वाधिक, देन सोडियम, देन सल्फेट, देन मैग्नीशियम। कई बार सीक्वेंस पूछ ले, बढ़ते क्रम, और इसके बाद बहुत सारे भी हैं शेष बचे हुए जो मैंने लिखे नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा चर्चा हुई थी बाल्टिक सी की, तो इसके कई बार एग्जाम में पूछ ले तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। स्वरूप कीजिए फिर डेल। तो स्वीडन, ध्यान रखना यहाँ पे ये नहीं है, नॉर्वे इसका टच नहीं कर रहा, तो हम क्यों लिखें इसको, है ना। तो इस तरीके से 1 सेकंड। तो क्या कौन सा टच करा है? एक तो स्वीडन हो गया, देन रसिया हो गया, पोलैंड हो गया, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रसिया, फिनलैंड,
तो ये सब किसके, बाल्टिक सी के बॉर्डरिंग कंट्री, क्योंकि ऊपर आया आ रहा था, है ना। तो हम कुछ भी ट्रिक जो मन में आए वो ट्रिक बना लो खुद के हिसाब से, याद करने के हिसाब से। तो मेरे को तो यहाँ पर ये सूट वो स्वरूप की GF है डेल। तो S फॉर स्वीडन, R फॉर रसिया, P फॉर पोलैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फिनलैंड, D फॉर डेनमार्क, E फॉर एस्टोनिया, L फॉर लातविया एंड L यहाँ नेक्स्ट L फॉर लिथुआनिया। इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है। अब इसकी भी नोट्स, इसके पास में यहाँ पे नॉर्थ से भी बॉर्डरिंग है, जो ये इस बार IAS में पूछा था। तो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, द नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी एंड नॉर्वे। तो इसकी भी हम ट्रिक बना सकते हैं। इस तरीके से हम मैप्स भी हम साथ ही साथ जहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मैप्स को भी हमको देख लेना होता है। तो ये किस में आया था, UPSC 2000 किसमें 24 में क्वेश्चन आया था ये यहाँ से, नॉर्थ से बॉर्डरिंग कंट्री का, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।